Next we will discuss about the division rule खंड सूत्र. Here two types of the divisions are to be exist. One is to be the internal division, another is to be the external division. इसका मतलब आप अंतर विभाजन कर सकते हैं या बाह्य विभाजन कर सकते हैं. यदि अपन ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में आपने कोई भी दो पॉइंट्स पी और क्यू इस प्रकार आइडेंटिफाई किए हैं कि आपके पास जो पॉइंट पी है वो ओरिजिन के साथ स्थिति सदिश बी सदिश को व्यक्त कर रहा है और क्यू सदिश ए सदिश को व्यक्त कर रहा है. अपन ने माना कि इनके बीच में कोई मध्य में एक पॉइंट ए है जो क्या कर रहा है, इस पूरे पी क्यू सदिश को एम अनुपात एन में विभाजित कर रहा है. यहाँ पे जो फॉर्मुलेशंस है वो कौन सी है, एन रेशियो एम की फॉर्मुलेशन में है. तो अब आपके पास जो रिजल्टेंट होगा अंतर विभाजन के बाद जो वेक्टर फॉर्मुलेशन बनेगी वो क्या बनेगी. सेम वही फॉर्मुलेशन अपोजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर डिवाइड बाई m प्लस ए n. अंतःखंड बाह्यखंड विभाजन का रूल वही रहेगा, सिर्फ वहां पर संख्यात्मक मान आते थे, यहाँ पर आपके पास सदिश मान आ जाएंगे. इसी चीज को जब अपन बाह्य विभाजन में बात करें तो अपन ने देखा P और Q बिंदु तो ये है, पर आपका विभाजनकारी बिंदु जो है, जो डिवाइडिंग पॉइंट है, इट इज टू बी आउटसाइड द PQ वेक्टर. PQ सदिश से बाहर की तरफ है, इसको R सदिश से व्यक्त किया, n अनुपात m में विभाजित कर रहा है, तो इसके लिए फॉर्मुलेशन R वेक्टर किसके इक्वल होगा. अगेन वही फॉर्मुलेशंस, m को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b वेक्टर से, प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, a इंटू ए वेक्टर इंटू n अपॉन m प्लस ए n. दोनों की फॉर्मुलेशंस यही होंगी. याद रखने के लिए बस ध्यान इतना रखना है कि आपके पास जब अंतर विभाजन होगा तब तो प्लस होगा और बाह्य विभाजन होगा तो यही चीज आपके पास किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी. यदि अपन स्पेशल केस के टर्म्स में अज्यूम करें कि आपके पास m और n दोनों इक्वल है, m इक्वल टू n जैसे अपन पुटअप करें, या फिर अपन कहें कि PQ जो सदिश है उसको दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला बिंदु, उसका स्थिति सदिश आपसे पूछा जाए, तो यहाँ से R सदिश आपके पास किस फॉर्म में आएगा. दोनों को अपन इक्वल टू 1 क्योंकि इक्वल डिवाइड कर रहा है तो वैसे भी कैंसिल आउट होके, यदि आपने इक्वल नहीं माना तो m और m कॉमन आ जाएगा, इधर m प्लस m 2m बन जाएगा. ये कैंसिल आउट होके क्या मिलेगा आपके पास है, a सदिश प्लस b सदिश डिवाइड बाई 2 की फॉर्मुलेशन में मिलेगा. इसका मतलब यदि आप समान भागों में विभाजित करते हैं तो अंतर विभाजन के केस में क्या बनेगा, a प्लस बी बाई 2. वहीं यदि अपन बाह्य विभाजन में m और n को बराबर करते हैं तब आपके पास फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी, यहाँ से m कॉमन आएगा और r वेक्टर किस फॉर्म में बनेगा, m की फॉर्मुलेशंस में आके ये आपके पास किस फॉर्म में बनेगा, b माइनस ए वेक्टर डिवाइड बाई 2 की फॉर्म में बनेगा. इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पास फॉर्मुलेट होके दोनों फॉर्मुलेस जब अपन इक्वली डिवाइड करते हैं तब आपके पास इसी फॉर्मुलेशंस में आएंगे. तो ये तो रही आपके पास विभाजन की. अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है ट्रायंगल से संबंधित, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है. आपके पास कोई भी तीन या तो सदिश दिए गए होते हैं या फिर तीन बिंदु दिए गए होते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि ये आपके पास दिए गए त्रिभुज, दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं या नहीं करते. इट मींस द गिवन पॉइंट्स आर टू बी कंस्ट्रक्टेड ए राइट एंगल ट्रायंगल और नॉट. तो जब आपके पास इस तरीके की फॉर्मुलेशंस बनती है तो उस केस में अपन इनको कैसे सॉल्व करेंगे. सपोज अपन जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो अपन ट्रायंगल रूल त्रिभुज नियम की बात करते हैं फॉर्मुलेट करके. यदि आपने इस सदिश को a माना है, इस सदिश को b माना है, तो कुछ इसी तरीके की फॉर्मुलेशन आएगी आपके पास. c सदिश यदि अपन पॉइंट्स की टर्म्स में व्यक्त करें तो abc, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल. और अपन को पता है पाइथागोरस क्या कहती है आपके पास कि कहीं ना कहीं ये वाला जो त्रिभुज रूल बनेगा वो क्या बनेगा, ये सदिश प्लस ये सदिश इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा. इसका मतलब अपन बोल सकते हैं ए बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी सी सदिश मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी, इट इज टू बी द ए सी सदिश के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. यदि आपके पास ये फॉर्मुलेशंस बनती है, करंट का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इट मींस इट इज टू बी कंस्ट्रक्टिंग ए राइट एंगल ट्रायंगल. फॉर एन एग्जांपल्स, यदि आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, सपोज मैंने ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए 0 1 और 2 और बी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए 2 3 और 2 2 और 1, 2 3 एंड 1 अज्यूम कर लेते हैं, और सी के कोऑर्डिनेट्स आपने दे दिए 3 5 और 4.
अब सबसे पहले जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो बी केयरफुल अबाउट इट कि आपको इसको कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग ही रिप्रेजेंट करना है। तो यदि मैं इसको एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करूं तो मेरा फर्स्ट पॉइंट 0 1 2 कहाँ मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। और वो पॉइंट्स जहां पर x की वैल्यू तो कितनी है आपके पास 0, y की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 और z की वैल्यू कितनी है 2, इसका मतलब पॉइंट यहाँ कहीं होगा। तो फॉर्मुलेट होके आपके पास ये क्या आ गया 0 1 और 2। नेक्स्ट जब अपन 2 3 1 की बात कर रहे हैं तो फॉर्मुलेशंस किस तरीके से बनेगी, 2 x एक्सिस पे वैल्यू कितनी होगी 2, y एक्सिस पे कितनी होगी 3 और z एक्सिस पे कितनी होगी 1। तो ये अपन ने अज्यूम कर लिया 2 3 एंड 1। नेक्स्ट आपके पास 3 5 4, तो फॉर्मुलेट होके क्या आएगी आपके पास 3 5 एंड 4। इट मीन्स अब आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए और ये राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते। पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो अपन यहाँ से सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। इट इज टू बी इक्वल टू, क्या फॉर्मुलेट होता था जब भी आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती थी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इट मीन्स इट इज टू बी द 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा 4 प्लस 4 प्लस 1, इट मीन्स कितना मिलेगा √9 किसके इक्वल होगा 3 मीटर सेंटीमीटर। जो भी आपको गिवन हो, नहीं गिवन है तो इकाई लिख देंगे, यूनिट लिख देंगे 3 यूनिट। नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, बीसी कैलकुलेट करना है। तो वी आर जस्ट टू बी कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी। मैग्नीट्यूड ऑफ बीसी फॉर्मुलेशंस में क्या आएगा, अगेन वही आपके पास c माइनस बी की टर्म्स में सॉल्व करना है। 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर किया 1, 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर किया 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर किया 9 और 1 10 √14। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, किस चीज को कैलकुलेट करेंगे, वी आर कैलकुलेटिंग द एसी। अब अपन किसको कैलकुलेट करेंगे, एसी को कैलकुलेट करेंगे। देन द फॉर्मुलेशंस एसी वेक्टर कितना होगा, इट इज टू बी रूट। अपन को मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सीए कैलकुलेट करते हैं या एसी कैलकुलेट करते हैं। हियर आपके पास क्या फॉर्मुलेशन बनेगा, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे क्या वैल्यूज मिलेंगी, 3 का स्क्वायर 9, 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, इट इज टू बी इक्वल टू √29। अब आपको चेक करना है कि वेदर इट इज टू बी कंस्ट्रक्टिंग ए राइट एंगल ट्रायंगल और ए नॉट। हो सकता है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की तरह आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछ ले, तो इक्विलेटरल के लिए आपके पास तीनों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी। यदि ऐसी फॉर्मुलेशन है तो इट इज टू बी इक्विलेटरल। समबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु पूछ सकता है। यहाँ से अपन चेकआउट करें तो आपके पास क्या फॉर्मुलेशन बननी चाहिए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर करेंगे 29 इक्वल टू ए बी कितना है आपके पास 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 14, इट इज इक्वल टू 23। 29 does not equal to 23, it means it is not to be a right angle triangle. It means ये बनने वाला त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज नहीं है। यदि आपको डेटा गिवन होता और ये तीनों इक्वल आ जाते, देन फॉर्मुलेशंस कैसे बनती कि दिस ट्रायंगल इज टू बी राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर दिए गए बिंदु आपको क्या बना रहे हैं कि त्रिभुज बना रहे हैं। तो ये तो आपके पास बेसिक्स पार्ट्स 13.1 13.2 यहाँ से आपके पास कंप्लीटली स्पेसिफाइड सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। अब अपन आगे चलते हैं, वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस की बात करते हैं कि जब आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मुलेशंस किस तरीके की बनेंगी। वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस के लिए here we are having the two types of the multiplications, one is to be the scalar and another is to be the vector multiplications। तो देखिए जहां तक अपन ने पढ़ा है एग्जैक्टली इस चैप्टर से आपके पास जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग थी वो पहले ही बता चुका हूं, 3 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स, ये आपके पास क्वेश्चन की फ्रेमिंग रहती है।
तो कहीं ना कहीं अपन ने जो चीजें पढ़ी हैं 1 और 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑलमोस्ट यहीं से आते हैं आपके पास। अब अपन 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि अपन बात करते हैं मल्टीप्लिकेशंस की। मल्टीप्लिकेशंस ऑफ वेक्टर, सदिशों का गुणनफल कैसे होगा। यहाँ पर आपके पास दो तरीके के प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशंस या प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे। वन इज टू बी द स्केलर प्रोडक्ट, अनदर इज टू बी द वेक्टर प्रोडक्ट। मेन फॉर्मुलेशंस यही होती हैं। थर्ड यदि अपन कहीं कंसीडर करें तो अपन ट्रिपल प्रोडक्ट की टर्म्स में भी कंसीडर कर सकते हैं, जिसको अपन नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट। आपके पास स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, जिसको अपन अदिश गुणनफल बोलते हैं। मतलब फॉर्मुलेशंस कैसी बन रही है कि जब अपन किन्हीं भी दो सदिशों को आपस में गुणा कर रहे हैं, सपोज अपन ने दो वेक्टर्स लिए ए और बी, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन या तो ये पॉसिबल है या फिर ये पॉसिबल है। ये साइन किसके अकॉर्डिंग लगे, एज पर द रिजल्टेंट, कि जब भी आपने किन्हीं भी दो सदिशों को आपस में गुणा किया, आपस में प्रोडक्ट किया, तो या तो उनका आने वाला रिजल्टेंट कैसा आएगा, वेक्टर आएगा या फिर स्केलर आएगा। यदि उनका आने वाला प्रोडक्ट वेक्टर आता है तो इट इज टू बी नोन एज द वेक्टर प्रोडक्ट, और यदि उनका प्रोडक्ट जो रिजल्टेंट मिलता है इट इज टू बी ए स्केलर क्वांटिटी, देन आवर प्रोडक्ट इज टू बी नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर्स। तो सदिशों का सदिश गुणनफल और सदिशों का अदिश गुणनफल। जब अपन सदिशों के अदिश गुणनफल की बात करेंगे तो अपन उस अदिश गुणनफल को किस रूप में व्यक्त करते हैं, डॉट के रूप में व्यक्त करते हैं। और जब अपन सदिशों के सदिश गुणनफल की बात करेंगे तो उसे अपन क्रॉस के रूप में व्यक्त करते हैं। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं अदिश गुणनफल की। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ए डॉट बी। रिजल्टेंट किस फॉर्मुलेशन में मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड द cos थीटा। It is to be the basic definitions of the scalar product of vectors। सदिशों के अदिश गुणनफल की परिभाषा के अनुसार a सदिश डॉट b सदिश किसके बराबर होगा, a का परिमाण गुणा b का परिमाण cos थीटा। cos थीटा क्योंकि a और b सदिश कोई जरूरी नहीं है कि उनकी दिशाएं किस प्रकार हो, तो जिस प्रकार की दिशा होगी उनके अनुसार थीटा बदलेगा, और थीटा बदलने से cos थीटा का मान बदलेगा, और इनका परिणामी जो रिजल्टेंट होगा वो भी परिवर्तित होगा। इसको अपन दूसरा किस रूप में लिख सकते हैं, अपन इस फॉर्मुलेशन में भी लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू बी cos थीटा। b cos थीटा इसका मतलब आपने b वेक्टर का क्या ले लिया, एक घटक ले लिया। जब अपन किसी भी सदिश के घटकों की बात करते हैं, मान लीजिए आपने एक सदिश को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया, ये a सदिश है। इस सदिश के आपके पास यदि इसने x अक्ष के साथ आपके पास थीटा कोण बनाया तो फॉर्मुलेशंस क्या होगी, इसके दो घटक होंगे, a cos थीटा और a sin थीटा। ये जो घटक होगा इट इज टू बी नोन एज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक, जिसको अपन a cos थीटा से लिखेंगे, और ये जो घटक होगा ये होगा आपके पास a sin थीटा, जिसको अपन ऊर्ध्वाधर घटक या फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। ये फॉर्मुलेशंस ध्यान रखना, थीटा जो होगा इट इज टू बी ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द प्लस एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यदि एंगल y एक्सिस के साथ में दे रखा है तो 90 माइनस थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, तो साइन और कोस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इट मींस यही फॉर्मुलेशंस यदि आपको इस फॉर्म में दी होती, इट इज योर वेक्टर a और ये एंगल आपको थीटा दे रखा है, देन थीटा के साथ वाला हमेशा क्या बनेगा, cos थीटा, और थीटा के परपेंडिकुलर वाला हमेशा क्या बनेगा, sin थीटा। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और इट इज टू बी द वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, इसका मतलब ये उसका एक घटक हो गया, इट इज टू बी द कंपोनेंट्स ऑफ द अनदर वेक्टर। इसी फॉर्मुलेशंस को अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, b वेक्टर इनटू a cos थीटा। या तो अपन एक बार a cos थीटा का a का कोई घटक ले लें, cos घटक, और उसको किसके साथ, b के साथ प्रोडक्ट कर दें, या फिर अपन b के घटक को a के साथ प्रोडक्ट कर दें, या फिर अपन नॉर्मल प्रोडक्ट सॉल्व कर लें। फॉर्मुलेशंस आपके पास वैसी की वैसी ही बनेगी। अब अपन इसको गणितीय रूप से कैसे लिखेंगे, देखिए अपन अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम कि a वेक्टर आपको गिवन है,
A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। B वेक्टर आपको गिवन है A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। यदि आपको कैलकुलेट करना है E डॉट B तो फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी? इन चीजों को समझने से पहले अपन कुछ यूनिट वेक्टर्स के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। आई डॉट आई क्या फॉर्मुलेशंस में बनेगा, जे डॉट जे क्या बनेगा, इनके एंगल्स के अकॉर्डिंग फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी, उस चीज को समझते हैं। तो देखिए इसके कुछ स्पेशल केसेस आपके पास कौन से होंगे? स्पेशल केसेस, फर्स्ट केस की जब अपन बात करते हैं इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब वो दोनों सदिश किस प्रकार के हैं? आपके पास समदिशिक है, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। जब आपके पास समदिशिक कोई भी सदिश होते हैं इसका मतलब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 इक्वल टू 1 और आपके पास a डॉट b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? इट इज टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ a b। a सदिश और b सदिश के परिणाम के बराबर होगी। नेक्स्ट केस की अपन बात करें, यदि अपन बात करें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जहां से अपन डायरेक्ट इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। ये जो फॉर्मुलेशंस थी, यदि अपन बात करें cos 90 तो कितना होता है? इक्वल टू 0। इसका मतलब a डॉट b क्या मिल गया? इक्वल टू 0। किन्हीं भी दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल शून्य कब होगा? जब वो सदिश लंबवत होंगे। तो क्वेश्चंस में बहुत सी बार दिया हुआ मिलेगा कि यदि a और b सदिश लंबवत है तो कोई भी वेरिएबल्स है उनके मान ज्ञात कीजिए या फिर सिद्ध कीजिए कि दिए गए सदिश a और b लंबवत है। जब a और b सदिश आपके पास परपेंडिकुलर होंगे इट मींस देयर डॉट प्रोडक्ट्स आर टू बी इक्वेटेड बाय 0। उन दोनों का सदिश अदिश गुणनफल 0 के बराबर होगा। केस नंबर 3 की अपन यहाँ पे बात करें, जब अपन थीटा की बात करें इट इज टू बी द 180 डिग्री, मतलब सदिश आपके पास कैसे होंगे? विपरीत सदिश होंगे। दोनों की दिशा जो होगी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के विपरीत होगी। cos 180 कितना होता है? इट इज टू बी -1। इसका मतलब cos पाई की वैल्यू को लिखेंगे तो a डॉट b आपके पास कितना आ जाएगा? इट इज टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। माइनस आएगा या प्लस आएगा? चेक कीजिए, प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए? मैग्नीट्यूड्स की बात है लेकिन कहीं ना कहीं -1 है। दोनों cos थीटा की वैल्यू -1 तो इट इज टू बी इन दिस फॉर्मुलेशंस। या फिर अपन लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू -ab और इट इज आल्सो टू बी रिटन एज ab। ये आपके पास स्पेशल केसेस, 3 केसेस अपन ने देखे। अब यदि अपन यहाँ पे कुछ स्पेशल कंडीशंस लगा दें कि आपके पास a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर और we can represent the magnitude of the a vector equal to magnitude of the b vector। इसका मतलब दिए गए दोनों सदिश परिमाण में बराबर होंगे तो फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी? आपके पास a वेक्टर डॉट a वेक्टर कितना बनेगा? फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग a वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू a स्क्वायर बन जाएगा। यही यदि आपस में परपेंडिकुलर है तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर कितना बन जाएगा? 0। यही यदि आपस में विपरीत सदिश है तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर कितना बन जाएगा? आपके पास -a स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? तो अब इन्हीं चीजों को अपन फॉर्मुलेशंस को यूज करेंगे। इस फॉर्मुलेशंस को मोस्ट कॉमनली अपन यहाँ पर यूज करेंगे। हियर तो अपन बात करें कि यूनिट वेक्टर्स की टर्म्स में i, j और k, तो फॉर्मुलेशंस i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i, या फिर अपन बोल सकते हैं i डॉट i कितना बनेगा, j डॉट j कितना बनेगा, k डॉट k कितना बनेगा। देखिए यदि अपने को पता है कि नॉर्मल परिभाषा से i डॉट i का फॉर्मुलेशन अपन ने लगाए तो इट इज टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ i कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ j कैप एंड cos। i और j के बीच में एंगल कितना है? दे आर टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द 3 एक्सिस इन टर्म्स ऑफ द x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। ये आपके पास i है, ये j है, ये k है। एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो कितना बनेगा? cos 90। और अपन को पता है 90 होते इसकी वैल्यू 0। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी 0 और इसकी वैल्यू भी 0। तो जब भी आपके पास विपरीत हो, आपस में 90 डिग्री पर हो, तो उनका मान कितना होगा? 0। जब वो समान है तो मैं क्या लिखूंगा? मॉड ऑफ i कैप, मॉड ऑफ i कैप cos 0। cos 0 की वैल्यू 1। ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो किसके इक्वल आएंगे? 1। इसी प्रकार से ये भी किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल। इसका मतलब i डॉट i भी 1 होगा, z डॉट z भी 1 होगा, k डॉट k भी 1 होगा।
रेस्ट आर द जीरोज। अब अपन इन्हीं चीजों को यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। यदि आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली अपन हर एक प्रोडक्ट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मुलेशन मिलेगी, A1 I कैप डॉट A2 I कैप प्लस A1 I कैप डॉट B2 J कैप प्लस A1 I कैप डॉट C2 K कैप। A1 की फॉर्मुलेशन यही प्लस B1 को सॉल्व करते हैं, B1 J कैप डॉट A2 I कैप प्लस B1 J कैप डॉट B2 J कैप प्लस B1 J कैप डॉट C2 K कैप प्लस थर्ड अपन C1 के लिए लिखते हैं, C1 K कैप डॉट A2 I कैप C1 K कैप डॉट B2 J कैप प्लस C1 K कैप डॉट C2 K कैप। देखिए I डॉट I ये टर्म बचेगी, I डॉट J इट इज टू बी इक्वल टू 0, I डॉट K 0, रीजन दे आर टू बी परपेंडिकुलर, I J डॉट I 0, J डॉट J बचेगी, I डॉट J डॉट K इट इज ऑल्सो टू बी 0, K डॉट I 0, K डॉट I J 0, K डॉट K। इट मीन जब अपन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अब आपके पास फॉर्मुलेशन सिर्फ कितनी बची हैं, सेम जो कंपोनेंट्स थे। जैसे अपन ने जब एडिशन किया तब भी अपन ने यही सीखा कि आई वाले कंपोनेंट्स को आई से ऐड करना, जे को जे से, के को के से। तो यहाँ पर भी आपके पास कंक्लूजन वही निकल के आ रहा है कि आपको सेम टाइप को सेम टाइप से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से आपके पास A डॉट B का रिजल्टेंट क्या आ गया, A1 डॉट A2, I डॉट I कितना हो जाएगा इक्वल टू 1, तो क्या फॉर्मुलेशन मिलेगी, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। इट मीन्स A डॉट B की फॉर्मुलेशन आपके पास क्या आ गई, ये बनी। और बी केयरफुल अबाउट इट, ध्यान रखना आउटपुट में हमेशा स्केलर ही मिलेगा, एक कांस्टेंट फॉर्मुलेशन ही मिलेगी। यदि अपन इसको रिलेट करें वापस उन्हीं फॉर्मुलेशन से, जब आपके पास A डॉट B क्या होता था, 0 होता था, इट मीन्स A एंड B आर टू बी परपेंडिकुलर। तो फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी, इफ A एंड B आर परपेंडिकुलर देन A डॉट B इक्वल टू 0। तो स्पेशल केस क्या बन जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। इट मीन्स यदि ये कंपोनेंट 0 होता है देन बोथ द वेक्टर्स आर टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दिए गए सदिश आपके पास कैसे होंगे, एक दूसरे के लंबवत सदिश होंगे। इसी चीज को अपन और आगे फर्दर एक्सटेंड करें तो देखिए बेसिक फॉर्मुलेशंस आपके पास क्या था, इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द A डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। कहीं ना कहीं आपको एक जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है वो डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड जरूर मिलता है। तो प्रोडक्ट्स को अच्छे से कर लेना, स्पेशली इनकी स्पेशल केसेस से रिलेटेड, व्हेन दे आर टू बी परपेंडिकुलर, व्हेन दे आर टू बी पैरेलल। इसी के साथ यदि अपन पैरेलल के केस को सिंप्लीफाई करें तो A डॉट B को किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा आपके पास, इफ A पैरेलल टू B, यदि पैरेलल फॉर्मुलेशंस पे होगी तो उनका ये किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा। इसका मतलब आपके पास A डॉट B की जो फॉर्मुलेशन होगी वो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 के रूप में होगी। यहां से अब अपन ने फॉर्मुलेशंस पढ़ा था A डॉट B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। यदि आप यहां से एंगल कैलकुलेट करना चाहें, इट मींस दोनों सदिशों के मध्य का कोण आपको ज्ञात करना हो, तो अपन कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा किसके इक्वल होगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ B। इसका मतलब यदि किन्हीं भी दो सदिशों के मध्य का कोण ज्ञात करना हो तो अपन यहां से इस कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहां से यदि आप रिजल्टेंट की बात करें तो इसको फाइनली A डॉट B अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ द A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A कितना होगा इन टर्म्स ऑफ द A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये आपके पास किसकी फॉर्मुलेशन आ गई, इट इज टू बी द cos थीटा। अगेन इस चीज को आप यहां से भी रिलेट कर सकते हैं, इफ दे आर टू बी पैरेलल, पैरेलल का मतलब cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो ये आपके पास इक्वेटेड की फॉर्म में होने चाहिए, परपेंडिकुलर होगी तो इसको इक्वल टू 0 कर देंगे।
अब देखिए क्वेश्चंस किस प्रकार के बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यदि अपन लेते हैं, ए वेक्टर आपको गिवन होगा इन टर्म्स ऑफ द 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k। बी वेक्टर आपको गिवन हो सकता है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। आपसे पूछा जा सकता है कैलकुलेट कीजिए ए डॉट बी कितना। आपसे पूछा जा सकता है इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ये दे आर टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर टू बी पैरेलल टू ईच अदर, कि इनके बीच में रिलेशन किस प्रकार की होगी। ए डॉट बी कैलकुलेट करना है तो एज पर द फॉर्मुलेशंस यदि आप यहाँ से कंपेयर करें तो a1 की वैल्यू कितनी है 2, a2 की वैल्यू कितनी है 1, b1 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू कितनी है -1। इस चीज का ध्यान रखना, आपको चिन्ह के साथ लेना है, साइन के साथ लेना है। c1 इक्वल टू -4, c2 इक्वल टू 1। a डॉट b की फॉर्मुलेशंस के अकॉर्डिंग आपके पास क्या फॉर्मुलेशंस बनता है, a1 a2, b1 b2, c1 c2। जब तक आपको एंगल नहीं दे रखा तो अपन डायरेक्टली इसी फॉर्मुलेशंस को सॉल्व करेंगे, i को i से, j को j से, k को k से। तो मल्टीप्लाई करेंगे i को i से तो कितना मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1 प्लस -4 इंटू 1। सॉल्व करेंगे, इट इज 2 -3 -4 किसके इक्वल आ गया, इट इज टू बी द -5। इट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा, -5। यदि आपको इन बिटवीन cos थीटा कैलकुलेट करना हो तो cos थीटा की फॉर्मुलेशन क्या थी, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। a और डॉट b तो आप कैलकुलेट कर चुके हो। मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना बनेगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो इट इज टू बी द -5 अपॉन अंडर रूट, क्या फॉर्मुलेशन बनेगी, √29 इंटू रूट, इट इज टू बी द रिजल्टेंट। थीटा ज्ञात करना है तो इन टर्म्स ऑफ द कॉस इनवर्स अपन इसको पुट अप कर देंगे, -5 अपॉन √3 इंटू √29, इट इज टू बी द रिजल्टेंट ऑफ इट। दूसरी फॉर्मुलेशंस फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन जो मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि जहाँ पे आपको a डॉट b की फॉर्मुलेशंस क्या होंगी, गिवन होंगी। और a और b x और y z की फॉर्म में गिवन हो सकते हैं और फिर x y z की फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। ज्यादातर डॉट प्रोडक्ट में पैरेलल से परपेंडिकुलर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सपोज अपन ने यहाँ पे कंसिडर किया a आपको गिवन है 2i माइनस j प्लस k, और दूसरा आपसे b वेक्टर आपको गिवन है इन टर्म्स ऑफ द xi कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और आपको गिवन है कि if a and b are to be perpendicular then calculate the value of x। यदि दिए गए सदिश a और b एक दूसरे के लंबवत है तो x का मान क्या होगा। इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए अपन क्या फॉर्मुलेशंस करेंगे, सॉल्यूशंस को स्टार्ट करते टाइम ध्यान देना, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है एज पर द कंडीशंस। इफ a परपेंडिकुलर टू b देन फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। हियर द a1 a2 इट इज टू बी द 2 इंटू x प्लस -1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1 इक्वल टू 0। 2x -1 इक्वल टू 0, 2x -2 इक्वल टू 0, 2 अपन कॉमन ले लेते हैं तो x -1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर कब होंगे, जब आपके पास x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इस प्रकार के क्वेश्चंस उम्मीद करता हूँ आप लोग सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मुलेशंस ज्यादातर आपके पास डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए ही फॉर्मुलेशंस आपके पास बनती है। कई बार आपको इस तरीके के क्वेश्चंस भी दे देगा, ए वेक्टर दे देगा, कुछ भी आपके पास बी वेक्टर गिवन होगा, कुछ भी सी वेक्टर गिवन होगा। क्वेश्चन में दे देगा दे आर टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के लंबवत है। इसका मतलब ए डॉट बी क्या हो जाएगा आपके पास से, ए परपेंडिकुलर बी है, इसका मतलब ए डॉट बी कितना होगा, 0। म्यूचुअली परपेंडिकुलर इसका मतलब तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो बी डॉट सी बी परपेंडिकुलर है सी, तो बी डॉट सी भी क्या बनेगा, 0।
इसी तरीके से सी और ए भी परपेंडिकुलर है, तो ए परपेंडिकुलर सी, तो ए डॉट सी भी क्या बनेगा 0। पूरे चैप्टर में जितने भी आपके पास प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं दे आर टू बी इम्पोर्टेंट, तो उन पे ध्यान दे लेना। उनको कोशिश करना कि कहीं ना कहीं आपको फॉर्मुलेशंस किस तरीके की हो कि जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वहीं से, लाइक कि आपके पास शायद एक क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दे रखा है कि 1/2 sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 mod ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। आपको प्रूव करना है कि इट इज टू बी द इक्वल टू sin थीटा बाई 2। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा हियर द ए एंड बी आर टू बी द यूनिट वेक्टर। ए और बी आपके पास एकांक सदिश हैं, तो सिद्ध कीजिए कि sin थीटा बाई 2 किसके बराबर होगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। ध्यान देना जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे आपके पास आप इसको अज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट जब आप इसको अज्यूम करके सॉल्व करेंगे तो प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। उस चीज के लिए आप सॉल्व कैसे करेंगे, फॉर्मुलेशंस कुछ इसी तरीके की आपको रखनी है कि जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है उसको उसी के साथ डॉट की फॉर्म में कर दो। तो सॉल्यूशंस अपन स्टार्ट करेंगे ए कैप माइनस बी कैप को किसके साथ डॉट करेंगे, ए कैप माइनस बी कैप के साथ। इसको जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या फॉर्मुलेशन मिलेगी, ए कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस क्या फॉर्मुलेशंस बनेगी, ए कैप डॉट बी कैप माइनस और माइनस प्लस बी कैप डॉट बी कैप। अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ए कैप डॉट ए कैप फॉर्मुलेशंस क्या होगी, दे आर टू बी द यूनिट वेक्टर, वैल्यू 1 बनेगी माइनस ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, दैट्स वाई ये क्या फॉर्मुलेशन मिल जाएगी, ए कैप डॉट ए बी कैप प्लस ए डॉट ए क्या बन जाएगी 1। इट मीन्स क्या फॉर्मुलेशन बन गई 2 माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप। यहाँ पर जो फॉर्मुलेशंस आपने यूज किए हैं कि एज वी नो दैट ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, क्रम विनिमयता नियम के अकॉर्डिंग अपन ने ये लिखा। यहाँ से यदि अपन इसको इस प्रकार सॉल्व कर दें 2 माइनस 2 ए डॉट बी को लिख दें मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, फॉर्मुलेट होके किसके इक्वल आएगा, इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द cos थीटा। mod of a mod of b मैग्नीट्यूड्स कितना है, दे आर टू बी द यूनिट वेक्टर, दैट्स व्हाई फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ a कैप इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b कैप इक्वल टू 1। तो फॉर्मुलेट होके क्या आ गया 2 माइनस 2 cos थीटा। अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फॉर्मुलेशंस में क्या मिलेगा 2 कॉमन लिया 1 माइनस cos थीटा, और अपन को पता 1 माइनस cos थीटा को क्या लिखा जा सकता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 into sin स्क्वायर थीटा बाई 2। इधर क्या फॉर्मुलेशंस थी कि ए कैप माइनस बी कैप का ये फॉर्मुलेट किया था, इधर आपके पास स्क्वायर था तो इसको लिखा जा सकता है ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर। दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा 1/2 ए कैप माइनस बी कैप इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। यही आपको प्रूव करना था। तो ध्यान रखना जितने भी प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं 13.3 से रिलेटेड दे आर टू बी इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो उनको आपको अच्छे से करना है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, यदि अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें।